अब बात करें कोलकाता में, अभी तक हम बात कर रहे थे बॉम्बे में, अब बात करेंगे कोलकाता में। 1990 के दशक में कोलकाता में मुख्य रूप से एकाधिकार सिनेमा थिएटर थे, जहां समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सिनेमा देखने आते थे। ठीक है, एकाधिकार मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लोग तो कई सारे आते थे, परंतु कुछ ही जो स्टूडियोज थे उनका काम चलता था। इस समय सिनेमा थिएटर के लोग अपनी फिल्म देखने के लिए अंग्रेजी फिल्मों का इंपोर्ट करते थे। इस प्रकार सबसे पहली फिल्म जो कोलकाता में दिखाई गई थी, अंग्रेजी फिल्म संयुक्त के साथ संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो क्या होता था कि फिल्में बाहर से आयातित की जाती थी, जब तक कि फिल्में देश में नहीं बनाई गई। फिल्मों को बाहर से मंगाया जाता था और फिर लोगों को दिखाया जाता था। 1917 में भारत में पहली बार एक स्वदेशी फिल्म बनाई गई जिसका नाम बिमल मंगल। इस फिल्म को हुबली ब्रदर्स द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री स्वनंता सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया था। ठीक है, तो भारत में आपके एक प्रकार से कहते हैं 1917 में बनी तो और भी फिल्में थी, अलग अलग समय पे अलग अलग फिल्मों को कहा जाता है। तो कोलकाता के अगर नज़रिए से देखा जाए तो 1917 में पहली जो स्वदेशी फिल्म बनाई गई वो थी बिमल मंगल। ठीक है, जो कि हुबली ब्रदर्स द्वारा बनाई गई थी और सोनंता सेन जो थी उस समय उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1920 के दशक कोलकाता में जे.एफ. मदन थिएटर्स सिनेमाई दृश्य पर हावी हुआ। अब देखिए 1920 का जो दशक था ना, उस दशक के दौरान जे.एफ. मदन जो एक प्रकार से मदन थिएटर्स ना उस समय फिल्मों और सिनेमा घरों पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहे थे। मदन थिएटर्स का ही हर जगह नाम चल रहा था, प्रचलित हो गए थे। 1920 के दशक में कोलकाता सिनेमा उद्योग की तेजी से बढ़ती मांगों के साथ आगे बढ़े। इस दशक में कलाकारों और निर्माताओं ने नई तकनीकी और आधुनिक फिल्मों के निर्माण के लिए प्रयास किया। तो 1920 का जो दशक था उस समय कोलकाता में भी जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, काफ़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्साह हो रहा था फिल्में बनाने का। ठीक है, फिल्मों को प्रोड्यूस करके उनको दिखाने का। तो लोगों ने नई नई प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया, आधुनिक फिल्मों का निर्माण किया। 1920 के दशक में कोलकाता में कई स्टूडियो खोले गए, जिनमें से नामी स्टूडियो में शामिल थे काला स्टूडियो, रणजीत स्टूडियो और लाइट हाउस स्टूडियो। ये 3 स्टूडियो नामी स्टूडियो थे जो कि कोलकाता में खोले गए थे। 1930 के दशक में सुप्रसिद्ध नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाटकों के आधार पर फिल्म निर्माण में अपना योगदान दिया। तो 1930 का जो दशक था उस समय जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने नाटक लिखे थे और उन्होंने अपने नाटकों के आधार पर फिल्मों का भी निर्माण किया। यह एक नया माध्यम था जो सामाजिक संदेश को विस्तार से पहुंचाने में सक्षम था। ठीक है, तो फिल्म एक प्रकार से नया माध्यम था जिसके द्वारा अगर कोई आपको संदेश पहुंचाना है जनता तक तो वह आप फिल्मों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और लोग उसको समझ भी पाएंगे। 1935 में भारत के पहले रंगीन फिल्म शेष कड़ा की रिलीज हुई, जिसे चित्रीकरण में बंगाली चित्रकार गगनेंद्र नाथदास ने निर्देशित किया था। ठीक है, तो एक जो पहली रंगीन फिल्म शेषकांड जो रिलीज की गई थी, ठीक है, वो बंगाली चित्रकार थे, उन्होंने रिलीज करी थी। इस दशक में कोलकाता में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ी। अब क्या हुआ, ये जो दशक था ना 30 से 40 का, इस दशक में कोलकाता में जो सिनेमाघर जहाँ पे फिल्में दिखाई जाती थी उनकी संख्या बढ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमाघर खोल रहे थे क्योंकि उस समय ये एक बिजनेस बन गया था लोगों के लिए। ठीक है, 1930 के दशक में नई सिनेमाघरों के निर्माण के साथ साथ फिल्म निर्माण के लिए भी नए स्टूडियो खोलने लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडियो खोल रहे थे और फिर स्टूडियो को देखते देखते लोगों ने फिल्म जो सिनेमाघर है उन्हें खोला ताकि उनकी भी अच्छी खासी आमदनी हो सके। इस दौरान 1930 के दशक में कोलकाता में सिनेमा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे संचार और प्रसारण के विकास के कारण दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई। इस दशक के कुछ महत्वपूर्ण फिल्म रिलीज हुई, जैसे अलमीरा 1931 में, प्रेम संगीत 1932 में, देवदूत 1935 में, कलयुग 1937 जो समाज के असली मुद्दों को उठाती थी। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, जो संचार था वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी तो थी वो अपग्रेड होती जा रही थी समय के साथ साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्में देखने आ रहे थे, फिल्में प्रचलित हो रही थी। तो उस समय कुछ आप कह सकते हैं कि नामी फिल्में आई। ठीक है, जिन्होंने क्या करा, समाज के असली मुद्दों को उठाया। कौन कौन सी थी, प्रेम संगीत 1932 में आई थी, अलमारी जो कि 1931 में आई थी, देवदूत 35 में आई थी और कलयुग 37 में आई थी। तो ये जो फिल्में थी ना, ये इन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाया, लोगों तक सामाजिक मुद्दों को पहुंचाया।
इस दशक में सिनेमाघरों में स्थापित फिल्म स्टूडियो की संख्या बढ़ी, जो कि फिल्म निर्माण के लिए एक नया प्रयोग उत्पन्न करते थे। जोरदार संगीत। क्या होता है, ये जो दशक था ना, सिनेमाघरों में स्थापित फिल्म स्टूडियो की संख्या बढ़ी। अब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए स्टूडियोज खोल रहे थे, ठीक है, तो नए नए प्रयोग हो रहे थे, लोग नए नए किस्म की फिल्में बना रहे थे, उनका जॉनरा चेंज हो रहा था। जिस प्रकार से कि अगर पौराणिक फिल्में बन रही है तो लोगों ने एक्शन मूवीज़ बना के देखा, अगर लोगों के अंदर एक्शन मूवीज़ चल गई तो उन्होंने आगे बढ़ाई, अदरवाइज पौराणिक फिल्में तो वो बना ही रहे थे। ये फिल्में जाने वाले संगीतकार जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सलील चौधरी, नौशाद अली के द्वारा आवाज़ उपयोग की जाती थी। जब, ठीक है, जब मूक फिल्मों के बदले जब साइलेंट एरा ख़त्म हो गया और जो बोलने वाली फिल्में आने लगी, ठीक है, फिल्म घरों में, सिनेमाघरों में, तो बड़े बड़े जो संगीतकार थे ना, उन्होंने अपनी आवाज़ दी फिल्मों में संगीत देने के लिए, क्योंकि उस समय फिल्मों में संगीत भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। तो क्या वो संगीत के लिए उन्होंने आवाज़ दी। ये फिल्में वर्तमान समय में भारतीय सिनेमा की जीवंत धारा है। मतलब वो जो फिल्में तब बनी थी ना, वो आज भी आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हिंदी सिनेमा है उसके लिए सबसे प्रसिद्ध मूवियों में से एक है। 1940 के दशक में बॉलीवुड के सिनेमाओं की भारतीय फिल्म उद्योग को टक्कर देने के लिए कुछ बंगाली फिल्में भी उत्पन्न की गई, ठीक है। तो बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए 1940 में ऐसी फिल्में बनाई गई बंगाली भाषा में जो कि बॉलीवुड को टक्कर दे सकती थी। उस प्रकार से उन फिल्मों को बनाया गया, वो इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई। इस दौरान अनेक अभिनेताओं, निर्देशकों और संगीतकारों ने कोलकाता से प्रभात का परचम लहराया। जो प्रभात का क्या परचम लहराया, एक प्रकार से वो जो फिल्में थी या संगीतकार या निर्देशक थे, उन्होंने इस प्रकार की फिल्में बनाई जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। अनेक सुपरस्टारों ने इस दशक में अपना करियर शुरू किया, जिसमें उत्तम कुमार, कमला लाहिरी, सुचेता कुमारी, देवानंद, कुलदीप कौर, शमशेर बहादुर, सहदेव, अशोक कुमार, मधुबाला शामिल थे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको नाम बताया, ये बहुत बड़े बड़े कलाकार थे जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुए। उनमें से कुछ अभिनेताओं ने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई, जबकि कुछ ने सिनेमा की दुनिया में कोलकाता में ही अपना अंदाज बनाए रखा। तो कुछ जो स्टार्स थे वो कहाँ अपनी, आप कह सकते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड में भी गए, उन्होंने बॉलीवुड में भी फिल्में बनाई, वहाँ पे भी अपना नाम उठाया, परंतु कुछ लोगों को केवल ये पसंद था कि हम कोलकाता तक ही फिल्म बनाएंगे और कोलकाता में ही प्रसिद्ध रहेंगे, ठीक है। इस दशक में कोलकाता सिनेमा को और भी मजबूत होने का समय था, ठीक है। तो ये जो दशक था, इसमें कोलकाता जो सिनेमा था 40 का दशक अराउंड, तो ये दशक जो था, इस दशक में कोलकाता के जो सिनेमा थे ना, वो और ज़्यादा मजबूत होना चाहते थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोलकाता की जो फिल्में उनको देखें, प्रसिद्ध हों, ठीक है। तो इसीलिए उसका मजबूत होने का समय था। यह दशक सिनेमा की दुनिया में बहुत बड़ी परिवर्तनात्मक घटना थी, जब भारतीय सिनेमा जगत में म्यूजिकल फिल्में उत्पन्न हुई। मतलब मूवीज़ में जो गाने की फिल्में थी वो जब उत्पन्न होने लगी, तो कोलकाता के पास एक चांस था कि वो अपना नाम बना सकता है। उनमें से कुछ फिल्मों का निर्माण कोलकाता में भी हुआ, जैसे अशोक कुमार की फिल्म देवदास, ठीक है, यहाँ पे देवदास आएगा जो कि 35 में आई थी। केदार शर्मा की फिल्म शाहजहां जो कि 1931 में आई थी। तो ये जो फिल्में थी, इनमें कुछ इस प्रकार के गाने थे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये फिल्में फेमस भी हो रही। 1930 के दशक के अंत में धीमे धीमे स्वतंत्र भारत के लिए स्वाधीनता आंदोलन आरंभ होने के बाद सिनेमा व्यवसाय धीमा हो गया और बंद कर दिया गया। सिनेमाघर अब अनेक मुआवजों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, भारत की आज़ादी के लिए काम चल रहा था, तो लोग जो थे वो आज़ादी में ज़्यादा लगे थे फिल्मों देखने के मुकाबले। तो क्या हुआ, फिल्मों का जो उद्योग है वो थोड़ा सा धीमा हो गया, उसकी जो इंडस्ट्री है वो डाउन होती चली गई। अब जो सिनेमा घर थे उनको तो आप कह सकते हैं कि नुकसान हो रहा, क्योंकि फिल्में नहीं देख पा रहे, ठीक है, परंतु वो मुआवजे की भी उम्मीद नहीं रख सकते थे। इस दौरान अनेक अभिनेताओं, निर्देशकों और संगीतकारों ने अपने अतंग मूल्य को बचाने के लिए फिल्म निर्माण योजना का अध्ययन किया और अनेक स्वतंत्र बाजारों में पेश करने के लिए तैयार हुआ। अब क्या हुआ, जो फिल्म स्टार थे, नए नए प्रोड्यूसर्स आ रहे थे, उन्होंने और ज़्यादा अच्छे से फिल्मों का अध्ययन किया, संगीतकारों ने फिल्मों का अध्ययन किया, और उसके बाद नए नए एक्सपेरिमेंट करके जो अपने प्रोडक्ट्स है ना, जो उन्होंने, जैसे संगीतकारों ने संगीत बना दिया, ठीक है, रिकॉर्ड करके उसको मार्केट में लाया गया, या फिर फिल्मकारों ने कोई ऐसी फिल्म बना दी जो लाई गई जो कि उस समय भी फेमस हो सकती थी, जैसे कि भारत से स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई फिल्म उस समय भी फेमस हो सकती थी। इस तरह की फिल्मों का निर्माण किया गया और लाया गया। 1930 के दशक में शानदार फिल्म बनाने वाले स्टूडियो में से एक बॉम्बे टॉकीज था। इसमें सुभाष चंद्र बोस की बहन सुषमा समारोह और निर्देशक के समूह शामिल था।
जिसमें अशोक कुमार, कुंदन लाल सहगल, देवानंद, लता मंगेशकर, खुशबू बहुत बड़े चेहरे थे। ठीक है, तो जो बॉम्बे टॉकीज था ना, उसमें काफ़ी बड़े बड़े चेहरे थे, मतलब बड़े बड़े लोग उस बॉम्बे टॉकीज में काम करा करते थे। ठीक है, तो इसीलिए बॉम्बे टॉकीज का नाम चला करता था। जैसे सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी सिस्टर जो थी सुषमा समारोह, वो भी यहीं पे काम करा करती थी। साथ में हो गए अशोक कुमार, हो गए लता मंगेशकर, हो गए, ये जो बड़े बड़े लोग थे ये भी इसी में काम करा करते थे। 1931 में पहली बार भारत में ध्वनि फिल्म आलामारा की रिलीज हुई। ठीक है, तो 1931 में जो भारत की पहली बोलती फिल्म था, भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करी जा रही है यहाँ पे, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलामारा, को रिलीज किया गया। इस फिल्म में कुंदन लाल सहगल और जिहान बेगम ने अहम भूमिकाओं निभाने का पालन किया। ठीक है, तो आलामारा फिल्म में कुंदन लाल सहगल और जिहान बेगम जो थी, उन्होंने अहम भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जबकि स्वतंत्रता के समय फिल्म उद्योग देश भर में विस्तार पाया था। कोलकाता अपने सांस्कृतिक महत्व के कारण सिनेमा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बना चुका था, बनाए रखे था। अब क्या हुआ कि कोलकाता का एक अपना, देखिए आपको पता है मूवीज़ के क्षेत्रों के हिसाब से एक अपना ही अलग नज़रिया होता है, अलग ही अपना रुतबा होता है मूवीज़ का। लोगों को देखने, अपने अपने क्षेत्रों की देखने की मूवीज़ का लोगों को पसंद होती है एक प्रकार से। ठीक है, जैसे हरियाणवी मूवीज़ हो गई, पंजाबी मूवीज़ हो गई, तो वहाँ के लोगों को ये मूवीज़ जो है वो अलग नज़रिए से देखते हैं और उन्हें को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अगर हम हिंदी मूवीज़ के अगर उनको दिखाएं तो उनके मुकाबले। ठीक है, तो इसी प्रकार कोलकाता की अपनी संस्कृति थी, अपनी भाषा हो गई। ठीक है, जो वो पौराणिक कथाएं बनाया करते थे वो एक अपनी हो गई। ठीक है, तो वो इसीलिए एक अपना अलग नाम बनाए बैठी थी। इस दौरान अनेक अभिनेताओं, निर्देशकों और संगीतकारों को कोलकाता से शुरू हुआ करियर बॉलीवुड में शोहरत पाने के बाद बड़ी पहचान बना लिया था। अब क्या हुआ, जो लोग कोलकाता से शुरू हुए थे उन लोगों ने बॉलीवुड में जाके अपना करियर काफ़ी अच्छे खासे बना लिया था। आमतौर पर स्वतंत्रता के बाद फिल्म उद्योग विस्तार हो गया और नए सिनेमाघरों का उद्घाटन हुआ और आधुनिक तकनीकें का अनुरूप हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी आई भारत में, नए नए फिल्मों का निर्माण किया गया। कोलकाता के सिनेमा घर भी अपने लिए एक नया अध्याय शुरू कर दिया। 1950 के दशक में भारतीय सिनेमा की एक नई धारा उत्पन्न हुई जो नाटकीय और वास्तविक को अनुभव करने वाली थी। इस धारा के साथ सिनेमा उद्योग बदलने लगा और फिल्म सोशल और प्रारंभिक जीवन में होने वाली घटनाओं का प्रतिफल देने लगी। अब क्या हुआ कि कोलकाता के जो सिनेमा घर थे उनका एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। 1950 का जो दशक था, उस दशक के दौरान आप कह सकते हैं कि एक नई धारा उत्पन्न हुई जो नाटकीय और वास्तविकता को अनुभव करने वाली थी। ठीक है, मतलब लोगों की एक नया नज़रिया शुरू हुआ, लोगों ने एक नई धारणा बना ली। अब क्या नाटकीय और वास्तविकता, नाटक और रियलिटी का जो अनुभव करने वाली फिल्में थी, उस प्रकार की फिल्मों का निर्माण किया जाने लगा। सिनेमा उद्योग जो बदलने लगा और फिल्मों को क्या सोशल और प्रारंभिक जीवन में होने वाली घटनाओं का प्रतिफल देने लगी। मतलब सोशल जीवन जो था, लोगों का सोशल जीवन था, उसके बारे में भी बताने लगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बंगाली फिल्म निर्माता सत्यजीत राय की फिल्म पथेर पांचली है, जो 1955 में बनी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो समाज की समस्याओं को उजागर करती थी। ठीक है, तो पथेर पांचल जो मूवी थी, जो 1955 में लाई गई, ये मूवी एक बंगाली मूवी थी और साथ के साथ ये मूवी सामाजिक मुद्दों को भी लोगों के सामने लाई थी। मतलब समाज में जो उस समय मुद्दे थे ना, भाई आप कह सकते हैं गरीबी का मुद्दा हो गया, शोषण का मुद्दा हो गया, इस प्रकार के मुद्दों को इस फिल्म में दिखाया गया। इस फिल्म में उन्नत तकनीकी, कुशल निर्देशन और शानदार अभिनय है। यह फिल्म भारत और विदेशी में बड़ी सफलता हुई और इसने सिनेमा के माध्यम से समाज को बदलने में अपना काम, बदलाव लाने के लिए अपना काम किया। ठीक है, तो ये जो फिल्म थी पथेर पांचली, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, इसने सामाजिक मुद्दों को भी बताया, साथ के साथ ये फिल्म भारत सहित विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। 1960 से 70 के दशक में कोलकाता के सिनेमा इंडस्ट्री अपने उच्चतम स्तर को हासिल कर चुकी थी। ठीक है, तो 60 से 70 का जो दशक था ना, सिनेमा इंडस्ट्री अपनी जो आप कह सकते हैं कि पीक पे थी, सबसे हाई पे थी। ठीक है, हासिल कर चुकी थी और इस दौरान कुछ बेहतरीन फिल्में बनाई गई, जैसे कि सत्यजीत रॉय की चाल सागर और शत्रुजीत रॉय की जन्मभूमि। ये जो मूवी थी ना, ये मूवीज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई उस समय जब 1960-70 के दशक में कोलकाता की फिल्में बहुत ज़्यादा आगे चल रही थी। इस दशक में कोलकाता में स्थापित फिल्म स्टूडियो में उत्पन्न तकनीकी के इस्तेमाल से फिल्म की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ।
हुआ, ठीक है। तो उस समय जो फिल्मों के लिए जो स्टूडियो थे वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपग्रेड हो रहे थे, तो फिल्मों की जो गुणवत्ता थी वो भी बढ़ती जा रही थी। इस दौरान को दर्शकों का रुझान थिएटर में सिनेमा की और इससे सिनेमाघर की भीड़ बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, लोग ज़्यादा ज़्यादा सिनेमाघरों में आके फिल्में देख रहे थे, तो क्या हुआ, सिनेमाघरों में भीड़ बढ़ने लगी। फिर आता है अगला टॉपिक, औपनिवेशिक सेंसरशिप। सेंसरशिप आप जानते ही होंगे, सेंसरशिप की मूवीज़ या फिर कोई भी ऐसा शो जो कि टीवी पे दिखाया जाता है या रिलीज़ किया जाता है, उस शो को पहले कुछ सेंसर बोर्ड द्वारा देखा जाता है, मतलब सेंसर बोर्ड के द्वारा देखा जाता है, उसके बाद उसको प्रसारित किया जाता है। अगर कोई फिल्म का सीन अवांछनीय है, काटने योग्य है, तो उस सीन को काट दिया जाता है। इसके बारे में देखें भारतीय फिल्म, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक सेंसरशिप की, ठीक है। सेंसरशिप के बारे में मैंने आपको बताया, अभी हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक सेंसरशिप की। भारतीय फिल्मों को औपनिवेशिक सेंसरशिप के कड़े नियमों का पालन करना पड़ा। सिनेमा की औपनिवेशिक सेंसरशिप को उन विधियों उपायों की श्रृंखला के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है जो नाट्य और राष्ट्रवादी विचारों की जांच करने के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में किए गए थे। जैसे कि 1876 के नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम और भारतीय साहित्य में देखा गया, जिसका समापन प्रेस अधिनियम से हुआ था। तो उस समय क्या था, जब भारत औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, तो उस समय फिल्म निर्माण काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कठिन था, बिकॉज फिल्म बनाने के बाद औपनिवेशिक जो सेंसरशिप थी उसके द्वारा फिल्म को पास करवाना पड़ता था। अब अगर अंग्रेजों को लगता था कि ये फिल्म किसी भी प्रकार का वाद विवाद खड़ा कर सकती है, तो उस फिल्म को बैन कर दिया जाता था और फिल्म को रिलीज नहीं किया जाता था, ठीक है। तो औपनिवेशिक सेंसरशिप को उन विधियां उपाय की श्रृंखला के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है जो नाट्य और राष्ट्रवादी विचारों की जांच के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में किए गए थे। मतलब अगर जो नाटकों के द्वारा राष्ट्रवाद का जो विचार है लोगों के अंदर अगर डाला जा रहा है, ठीक है, तो उस विचार को देखते हुए फिल्मों को पहले ही देख लिया जाता था। अब ऐसा होता है ना कि कुछ फिल्में बनाई गई जो कि देश को या भारत को जागरूक कर रही हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, कि अंग्रेजों को देश से भगाया जाए। इस प्रकार से अगर वो जागरूक कर रही है तो अंग्रेजों के लिए ये तो कठिन है और ये खराब चीज़ भी है। तो इसीलिए सेंसरशिप बोर्ड बनाया गया औपनिवेशिक समय में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में जो ऐसे सीन है या फिर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो राष्ट्रवादी चीज़ें हैं इनको हटाया जा सके। 1876 में नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम और भारतीय साहित्य में देखा गया, जिसका समापन प्रेस अधिनियम से हुआ था। धीरे धीरे हॉलीवुड फिल्मों के बढ़ते आयात और विशेष रूप से श्वेत महिलाओं के चित्रण पर चिंता ने अंग्रेजों को 1918 में भारतीय सिनेमेटोग्राफी अधिनियम को पेश करने के लिए प्रेरित किया। अब क्या हुआ, हॉलीवुड की जो मूवीज लाई जा रही थी भारत में दिखाने के लिए, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, जो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश जो वुमेन होती हैं, ये श्वेत महिलाएं जो वाइट वुमेन्स थी, उनका चित्रण इन फिल्मों में दिखाया जाता था, ठीक है, और इस प्रकार का चित्रण दिखाया जाता था कि जो कि लोगों को कुछ खास पसंद था नहीं, ठीक है। तो चित्रण को देखते हुए, उसकी चिंता को देखते हुए अंग्रेजों ने 1918 में भारतीय सिनेमेटोग्राफी एक अधिनियम पेश किया और जैसे सिनेमेटोग्राफी प्रदर्शनीय और चित्रित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो इस अधिनियम को इसलिए लाया गया ताकि ये देखा जा सके, फिल्म को लोगों को दिखाने से पहले ये देखा जा सके कि फिल्म ठीक है या नहीं है। जनता के सामने अनुचित या आपत्तिजनक फिल्मों को प्रस्तुति को रोकने के लिए इसके बाद 1920 में अतिरिक्त उपाय किए गए, ठीक है। तो 1920 में भी उपाय किए गए ताकि ऐसी फिल्में जो कि जनता को भड़काएंगी या फिर आपत्तिजनक फिल्में हैं उनको रोका जा सके। इन अधिनियमों को लाने के बाद नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश और भारतीय को शामिल, मतलब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश लोगों को साथ में भारतीय लोगों को शामिल किया और 3 सेंसर बोर्ड का निर्माण किया जो कि बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में स्थापित किए गए थे। और इन सेंसर जो बोर्ड थे, इन बोर्डों का काम ये था कि ऐसे फिल्मों को देखना, फिल्मों को रिलीज होने से पहले उन फिल्मों को देखना जो कि आपत्तिजनक हैं और जनता को भड़का सकती हैं, जिसमें प्रांत के पुलिस आयुक्त प्रयुक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय जो पुलिस के जो बड़े बड़े लोग थे वो भी इस बोर्ड में काम कर रहे थे और उन्हें सेक्स, हिंसा, अंग्रेजों के प्रति विषयों के बीच किसी भी तरह के बेवफाई के संदर्भ में आपत्तिजनक संदर्भों के लिए फिल्म को प्रदर्शित करना था, ठीक है। तो ये देखना था फिल्म में जो भी सीन्स दिखाए गए हैं वो इतने खराब तो नहीं है या फिर एक प्रकार से हिंसक सीन तो नहीं है, अगर है तो फिल्म का वो सीन काट दो, अदरवाइज फिल्म को ही रोक दिया जाए। फिर बात करें द विजन ऑफ इस्तांबुल, जो कि 1920 एक अमेरिकी फिल्म जिसने एक अरब लड़की को एक मस्जिद में प्रवेश करते दिखाया गया था,
को मुसलमानों के आंदोलन के डर से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1920 में एक मूवी आई थी द विजन ऑफ इस्तांबुल, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक लड़की मस्जिद में एंटर हो रही है, मतलब मस्जिद में प्रवेश कर रही है। तो इस मूवी को देखा गया और ये सोचा गया क्योंकि शायद हो सकता था कि ये मूवी क्या कर सकती है, मुसलमानों के आंदोलन को भड़का सकती है। ठीक है, तो उस डर से क्या करा गया, मूवी को बैन कर दिया गया और शाहिदी जत्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कि शाहिदी जत्था जो कि 1934 में आए थे, प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि यह जलियांवाला बाग कांड के बाद सिखों की लामबंदी में सहायता करने वाले के लिए कहा गया था। ठीक है, मतलब जो शाहिदी जत्था था उसमें इसलिए बैन लगा दिया गया क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि ये फिल्म जो है ये अंग्रेज़ों वो जो सिख हैं उनको एक साथ करेगी। ठीक है, एक साथ लाके खड़ा कर देगी जलियांवाला बाग कांड के बाद। कड़े कानूनों को देखते हुए भारतीय फिल्म निर्माताओं के पास सेंसर बोर्ड के मापदंडों को अनुरूप होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जैसा कि वो हो सकता था। ठीक है, तो इतने ज़्यादा नियम ला दिए गए थे कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए उनको सेंसरशिप के अकॉर्डिंग मूवीज़ बनानी पड़ती थी। भक्त विदुर, जो कि मैंने आपको विदुर मूवी के बारे में बताया जो कि 1921 में आई थी, विदुर को भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो फिल्म थी विदुर, इसको इसलिए प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि ये फिल्म भारत की राजनीति की जो आकांक्षाएं हैं ना, उस समय आप कह सकते हैं कि उस समय भी लोग ये सोचते थे कि भारत एक दिन आज़ाद होगा, जो कि आज आज़ाद है, बहुत लोगों ने काम किया। तो उस समय लोगों की आकांक्षाएं थी कि भारत एक दिन आज़ाद होगा, उसकी राजनीति एक दिन आज़ाद होगी। तो ये फिल्म उस चीज़ को दर्शाती थी, इसीलिए इस पर बैन लगा दिया गया था। इस तरह शांताराम की को शिवाजी और अपनी फिल्म का नाम बदलने के लिए निर्देशित किया गया, जिसका नाम पहले शिवाजी की कहानी के रूप में स्वराज्य तोरण था, जो कि 1920 में आई थी। एक मूवी आई थी स्वराज्य तोरण, जो कि 1930 में आई थी। इस मूवी का नाम चेंज करके शिवाजी कर दिया गया क्योंकि ये मूवी भी एक प्रकार से क्या करती थी, ये मूवी भी हिंसा को बढ़ा दे सकती थी। लोग सेंसरशिप बोर्ड को ये लगता था कि ये मूवी जो है ये हिंसा को बढ़ाएगी, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेगी, इसीलिए इस फिल्म को क्या इसका नाम चेंज करवा दिया जाना चाहिए। मुगलों और मराठों के बीच की लड़ाई को अंग्रेजों और भारतीयों के बीच लड़ाई के प्रतीक के रूप में देखा, खासकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्याकर संदर्भ में। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने मुगल और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ उसको किस तौर पर लिया, उन्होंने भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई के तौर पर लिया। ठीक है, और ऐसी फिल्में जो कि इस चीज़ को दर्शाती थी, इन फिल्मों पर ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगा दिया गया। तो ये था आपका यूनिट 3 का पार्ट 2, जिसमें हमने जो फिल्म के स्टूडियोज हैं उनके बारे में बात करी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको पॉइंट्स समझ में नहीं आए तो आप एक बार और देखिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ इंस्टाग्राम पर भी आपका कोई डाउट है तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।